युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 124। मुंबई बजाज मेंशन। सुबह का वक्त। युग उठकर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद मन्नत उठी और वह बेड पर ही बैठी थी कि थोड़ी देर में युग वॉशरूम से बाहर आया। उसने आज कमर में वाइट टॉवेल लपेट रखा था। उसके बदन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही थी और वह अपने हाथों से बालों में फेरते हुए क्लोसेट के तरफ चला गया। मन्नत जो बेड पर बैठी थी वह युग को गौर से देखने लगी, यहाँ तक कि वह ललसाई नज़रों से युग को देख रही थी। मन्नत की नज़र उसके चेहरे से होते हुए धीरे धीरे उसके कमर तक आकर रुक गई। वहीं युग क्लोसेट में चला गया कि मन्नत बेड पर से उठी और वह भी युग के पीछे पीछे क्लोसेट में आई। युग को आभास हो गया कि मन्नत उसके पीछे खड़ी है। युग इस वक्त अपने लिए कपड़े देख रहा था कि वह कौन सा पहने कि तभी मन्नत एकदम उसके करीब आकर पीछे से उसे कस के पकड़ ली। उसके दोनों हाथ युग के कमर पर था और वह युग के पीठ पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग युग। युग को तो पहले ही समझ गया था कि मन्नत उसके पीछे आई है और वह उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे अपने आगे किया और बोला, मेरे बच्चे को गुड मॉर्निंग और तुम्हें गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करना है ना, मेरे बच्चे को भूख लगा होगा। युग के मुंह से ये सुन मन्नत मुस्कुराने लगी, पर वह अपनी एक उंगली से उसके चेस्ट पर फेर रही थी। उसका इरादा कुछ और ही था, क्योंकि 1 महीने के ऊपर हो गया था वह दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। अब कहीं न कहीं मन्नत का मन कर रहा था और उसने अभी अभी युग को बिना कपड़ों में देख तो उसकी लालसा और बढ़ गई। पर वह सामने से युग को नहीं कह सकती थी कि उसे युग के साथ इंटीमेट होना है। उसे कुछ दिनों से इन सब का बहुत ज़्यादा तलब लग चुका था। वह कल रात में ही युग के चेस्ट पर अपना सिर रखकर अपनी हाथ जहाँ तहाँ फिर रही थी कि युग वह सब उसके साथ करे, पर युग कुछ नहीं किया बल्कि उसे प्यार से सुलाने लगा। अभी भी मन्नत अपनी उंगली से इंटेंस तरीके से उसके शरीर पर फेर रही थी कि बल्कि वह उसे सेड्यूस कर रही थी, पर युग जरा भी उसके तरफ सुबह सुबह अट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि प्यार से उसे समझाने लगा कि जल्दी से फ्रेश हो जाए और नाश्ता करे, नहीं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगा और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। युग मन्नत के माथे पर किस किया और बोला, जल्दी जाओ, मुझे लेट हो जाएगा। युग का इतना कहना कि मन्नत क्लोसेट के तरफ देखी और बोली, रुको, मैं पसंद करूंगी कि आज तुम कौन सा कलर के कपड़े पहनोगे। अब युग भला उसे कैसे मना कर सकता है। वह भी साइड हट गया और मन्नत उसके लिए सेलेक्ट करने लगी। उसे तो बहुत सारे कलर के कपड़े पसंद आ रहे थे, पर युग एक साथ तो इतने सारे कपड़े थोड़ी ना पहन सकता। मन्नत 1-2 निकाल कर युग के शरीर पर लगाकर देख रही थी और फिर मुंह टेढ़ा कर देती थी। उसे ही नहीं समझ में आ रहा था कि वह कौन सा सेलेक्ट करे। युग परेशान होते हुए बोला, मन्नत इतना टाइम लगाओगी तो कैसे चलेगा, मुझे ऑफिस जाना है। युग बार बार उसे टोके जा रहा था, जिससे मन्नत सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी। करीब ऐसे ही उसने 5 से 10 मिनट लगा दिए। फाइनली जाकर उसने एक बिजनेस सूट सेलेक्ट की, ब्रॉन्ज कलर का। मन्नत ने क्लोसेट से फाइनली निकाली और मुस्कुराते हुए युग के तरफ देते हुए बोली, यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, आज यही पहनकर जाओ। युग एक नज़र कपड़े की तरफ देखा, फिर उसके बाद मन्नत को, जो हंसते हुए उसे ही देख रही थी। युग उसके हाथ से कपड़े ले पहनने लगा। मन्नत वहाँ से तुरंत चली गई। युग जल्दी से रेडी होकर नीचे गया और नीचे आते ही वह न्यूज़पेपर और कॉफ़ी हाथ में लेकर बैठ गया। जब मन्नत रेडी होकर नीचे आई तो उसकी नज़र तुरंत युग के ऊपर गया। सचमुच में बहुत हैंडसम दिख रहा था।
मन्नत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, पर उसकी नज़र युग से हटी नहीं रहा। वहीं युग अपनी नज़रें न्यूज़पेपर में गड़ाए हुए था और एक हाथ में कॉफ़ी का मग था। वह बैठा ही था बहुत एटीट्यूड में। मन्नत का दिल बहुत कर रहा था कि उसके करीब जाके उसके साथ इंटीमेट होने का, पर बेचारी लाचार थी। उसे बिल्कुल भी युग से इस बारे में बोला नहीं जा रहा था कि वह चाहती क्या है। अगर उसने युग से इस बारे में बोली तो वह क्या ही सोचेगा। दोपहर का समय, असम मायोंग गाँव। 12:05 हो रहा था कि अंदर कॉलेज का बेल बजने की आवाज़ सुनाई देने लगा और कुछ ही देर में बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकलने लगे। सारे स्टूडेंट एक जैसे कलर की यूनिफॉर्म पहने थे। आई थिंक ये 11th-12th के स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मयंक और महेश दोनों की नज़र एकदम गेट पर ही था कि कब पीहू निकले, पर वे दोनों इतना तो समझ गए थे, पीहू थोड़ी ना 11th-12th में है। वह तो मुंबई में थी तो उसके लास्ट ईयर ग्रेजुएशन चालू था, तो जाहिर सी बात है उसने उसी क्लास का एग्ज़ाम्स देने के लिए एडमिशन ली होगी। सचमुच मयंक का दिल जोरों से धड़क रहा था कि वह बड़ी मुश्किल अपने आप को संभाल के रहा था। उसे यह भी लगा कि अच्छा हुआ महेश उसके साथ आया, वरना पता नहीं कल रात से अभी तक उसका क्या हाल हो जाता और उसे कोई समझाने वाला भी यहाँ पर नहीं होता। तो महेश आया जिससे उसे थोड़ी हिम्मत तो मिल गया है। करीब 12:31 कॉलेज के अंदर वापस बेल बजा, जो बाहर तक सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद स्टूडेंट बाहर निकलना चालू कर दिए। इस बार विदाउट यूनिफॉर्म के स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे, जो देख मयंक और महेश को समझ गया कि अब पीहू निकलेगी। उन दोनों की नज़र इतनी तेज़ थी कि वे दोनों सब स्टूडेंट पर एक नज़र डाल रहे थे कि कहीं गलती से भी पीहू को मिस ना कर दे। दोनों की नज़र इस वक्त मेन गेट पर ही था। बहुत सारे स्टूडेंट निकल कर चले जा रहे थे। पीहू उसे दिखाई नहीं दे रही थी, तो मयंक तुरंत मोबाइल ले युग को कॉल किया। कॉल तुरंत लग गया। पूरा रिंग बजने के बावजूद भी युग ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी बार भी कॉल लगाया, पर इस बार युग ने उसका कॉल रिसीव कर लिया। मयंक ने बिना हाय हेलो किए बोला, युग, मैं पीहू के कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, पर पीहू मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या तुम एक बार पता लगाओगे कि वह आज कॉलेज आई भी है या नहीं? मयंक का इतना कहना कि युग तो शॉक्ड हो गया कि क्या सच में मयंक असम पहुंच गया, क्योंकि जाने के पहले तो उसने कुछ कहा नहीं था। वह जाएगा यह बात तो युग को भी पता था, पर इतना जल्दी? युग उसकी कंडीशन अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि उसकी बातों से ही वह समझ गया कि वह कितना उतावलापन हो रहा है। युग पहले तो उसे शांत करते हुए बोला, 2 मिनट का टाइम दो, कॉल चालू ही रहने दो। युग ने मयंक का कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया और ना ही मयंक ने किया। युग ने दूसरे सेल फोन से तुरंत केशव जी को कॉल लगाया। युग का कॉल देखकर केशव जी ने कॉल रिसीव कर लिया और इधर से युग ने उनसे हाल चाल पूछने लगा, क्योंकि वह डायरेक्ट तो पीहू के बारे में पूछ नहीं सकता और बातों ही बातों में केशव जी ने यह बता दिया कि पीहू घर पर नहीं है, वह कॉलेज गई है, अब कुछ ही देर में आती होगी। युग की आवाज़ मयंक सुन पा रहा था और उसने सुन लिया कि पीहू कॉलेज गई हुई है। यह सुनते ही उसका दिल खुशी के मारे गदगद हो गया। युग केशव जी से 2 मिनट बातें किया, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मयंक अभी भी युग का कॉल कट नहीं किया था और जब युग उसे हेलो किया तो मयंक खुश होते बोला, थैंक यू युग, मैंने सुन लिया कि पीहू कॉलेज में है। युग बोला, हम सुनो, अपने जज्बातों पर थोड़ा ध्यान देना। ये सुन मयंक बोला, बिल्कुल युग, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा।
इतना बोल दोनों कॉल डिस्कनेक्ट किया। वहीं मयंक की नज़र फिर से गेट पे जा टिक गया। यूं ही देखते देखते 12:40 हो गया, पर पीहू अभी तक बाहर नहीं आई। मयंक अब और डरने घबराने लगा। उसे यही लग रहा था कि कहीं पीहू ने उसे दूर से देखकर दूसरे रास्ते से तो नहीं चली गई, या कॉलेज के अंदर ही है। उसके दिमाग में बहुत सारे बातें चलने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, क्योंकि अब बहुत कम ही स्टूडेंट कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। जब बेल बजा तक बहुत सारे झुंड में ही स्टूडेंट बाहर निकले। बहुत सारे तो अपनी गाड़ी लेकर चले गए और कुछ वहीं खड़े बातें कर रहे थे। मयंक को मुंबई वाला फीलिंग आने लगा जब पीहू के कॉलेज के सामने आकर खड़ा होता था। स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आते जाते थे। कुछ लड़कियां अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आती थी। एक पल के लिए वह पुरानी दुनिया में चला गया। कॉलेज का गेट पूरी तरह खुला था। मयंक और महेश दूर खड़े होकर दोनों देख ही रहे थे। उनकी नज़र तो गेट से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। मयंक और महेश यूं ही गेट पर नजरें गड़ाए थे कि तभी गेट के अंदर से 3 लड़कियां एक साथ बाहर निकल रही थी। मयंक बिना पलके झपकाए एकटक देखे जा रहा था। वे तीनों लड़कियां एक साथ हंसते हुए बाहर निकल ही रही थी कि उनके हाथ में पेपर नोट्स दिख रहा था कि वे तीनों गेट तक आते आते रुक गई। वे तीनों आपस में कुछ डिस्कशन कर रही थी। 2 मिनट यूं ही डिस्कशन के बाद आखिरकार वह तीनों गेट तक आई, और जैसे उन्होंने पैर गेट के बाहर रखा कि मयंक उन तीनों को एक नज़र डाला और नज़र दूसरी तरफ फेरा कि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने पीहू को देखा, और वह तुरंत नज़र उठाकर वापस सामने देखा और गौर किया तो सचमुच पीहू ही थी। वे तीनों लड़कियां आपस में बातें करते हुए आगे ही आ रही थी, और मयंक ने जैसे उन तीनों लड़कियों में से पीहू को पहचाना कि वह वैसे ही खड़ा पत्थर बन गया हो। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी, और उसको ऐसा पत्थर जैसा बना देख महेश उसकी तरफ देखा, क्योंकि इस वक्त उसकी नज़र कहीं और था, और उसके नज़रों को फॉलो किया तो सामने देखा तो सचमुच पीहू उन्हीं के तरफ आ रही थी, जो देख महेश का भी मुंह खुला का खुला ही रह गया। इस वक्त दोनों भूत बने पीहू को देख रहे थे। महेश धीरे से बोल पड़ा, मयंक तेरी पीहू आ रही है। मैंने कहा था ना, सब्र कर पीहू तुझे मिल जाएगी। महेश इतना बोला ही होगा कि मयंक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे कि उसे सांप ने सूंघ लिया हो। वह स्टैचू की तरह एकदम खड़ा था कि महेश ने कोहनी से हल्का मारते हुए बोला, मयंक क्या हो गया तुझे? ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? महेश के मारने की वजह से मयंक होश में आया और लंबी सांस लेते हुए बिना महेश के तरफ देख बोला, हाँ तू सही कह रहा था, ये मेरी पीहू है, मेरी पीहू। मयंक इतना बोलते वक्त एकदम इमोशनल हो गया। तब तक वह तीनों बहुत पास आ गई थी। मयंक भी अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। पीहू इस वक्त बहुत ढीला ढाला ड्रेस पहनी थी। उसके ड्रेसिंग स्टाइल से ही समझ गया कि वह बहुत बदल चुकी है, क्योंकि मयंक जिस पीहू को जानता है वैसे तो बिल्कुल भी पीहू नहीं लग रही थी, क्योंकि मुंबई में पीहू हर स्टाइल के कपड़े पहना करती थी। पर आज पीहू का ड्रेस का स्टाइल बिल्कुल अलग था, और उसने अपने बालों को भी चोटी बना रखी थी। वह बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम गांव जैसी नज़र आ रही थी, बिल्कुल भी फ्रेश नज़र नहीं आ रही थी। मयंक जो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, वह कब तेजी से बढ़ गया उसे भी नहीं पता चला। वहीं सामने पीहू वे दोनों लड़कियां को साथ बातें करते ही आगे आ रही थी। मयंक इतना जल्दी उसके करीब पहुंच गया, जैसे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ कि वह तीनों एक साथ में मयंक को देखने लगी। मयंक बिना देरी किए पीहू को अपने गले लगा लिया। वह इतना टाइटली हग किया था कि जैसे पीहू की हड्डियां ही टूट जाएगी, और वहीं पीहू अपने दोनों हाथ से उसे धक्का दे रही थी। फिर भी मयंक उसे छोड़ा नहीं,
और जो उसके साथ 2 लड़कियां थी वे दोनों ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, ओ मिस्टर तुम हो कौन और बीच सड़क पर तुम लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? रुको पुलिस को बुलाती हूँ। वे दोनों लड़कियां चिल्लाती जा रही थी पर मयंक तो इस वक्त गूंगा बहरा हो चुका था। बस वह लंबी लंबी सांस लिए जा रहा था जो पीहू सुन पा रही थी। वह अपनी जान लगाकर उसे धक्का दे रही थी पर धक्का नहीं दे पा रही थी क्योंकि मयंक इतना कस के जो उसे गले लगा लिया था। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुआ तब भी मयंक उसे छोड़ नहीं रहा था। तब तक महेश भी दौड़ते हुए उसके पास आया और उन दोनों को लड़कियों को बात सुनने लगा कि वह क्या कह रही हैं। महेश तुरंत मयंक को पकड़ पीहू से दूर करने लगा पर मयंक आज चुंबक की तरह चिपक गया था जो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पर महेश वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता जिसके चलते वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मयंक को पीहू से दूर किया और जैसे मयंक पीहू से दूर हुआ कि लंबी लंबी सांस लेने लगी। पीहू को 2 मिनट लगा खुद को शांत करने के लिए और वह गुस्से में मयंक को घूरते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दी। उसके इस तरह से तमाचा मारने से मयंक का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया पर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि जो उसने किया है उसके आगे यह तमाचा कुछ भी नहीं था। महेश तो शॉक्ड हो गया और वे दोनों लड़कियों को अच्छा लगा कि पीहू बिना डरे उसे तमाचा मारी। मयंक का चेहरा तो दूसरी तरफ झुक गया था। वह अब सीधा खड़ा हुआ, अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गया था। वहीं पीहू दांत पीसते हुए चीख कर बोली, बदतमीज घटिया इंसान। पीहू ने अपनी पूरी जी जान लगाकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ी थी। जैसे उसके मुंह से यह शब्द निकला, बदतमीज घटिया इंसान, वह आवाज़ मयंक के कान से होते हुए उसके दिल पर जा लगा। पीहू की आवाज़ में इतना खराश था कि मयंक के दिल पर जा कर लगा और मयंक जैसे सीधा खड़ा होकर उसे देखा तो यह उसकी पीहू नहीं थी और आवाज़ बिल्कुल भी पीहू जैसा नहीं था और उसके देखने का नज़रिया भी बहुत अलग था। मयंक एक कदम आगे बढ़ाया और पीहू का हाथ पकड़ने ही वाला था कि पीहू एक कदम पीछे लेते हुए बोली, खबरदार अगर इस बार तुमने मुझे हाथ लगाया। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ अपने हाथों से मारी हूँ पर इस बार चप्पल से मारूंगी। चप्पल का शब्द सुनते ही मयंक की तो बोलती बंद हो गया। सच में यह उसकी पीहू की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी पीहू तो एकदम प्यार से बोला करती थी पर आज जो उसके सामने खड़ी है यह उसकी पीहू नहीं है, यह तो कोई और ही थी। मयंक जानता था कि उसकी पीहू उससे नाराज़ बहुत है और वह अगर गुस्से में उसे 2-4 गालियाँ भी दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो सरेआम उसकी इज्जत उछाला था। उसके आगे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तो आज वह कुछ भी कर जाएगा। मयंक को इस बात की खुशी थी कि उसकी पीहू उसकी आंखों के सामने खड़ी है और अब मयंक के आंखों में भी आंसू आ गया और वह लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, पीहू, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करोगी और करना भी नहीं तुम। मुझे जो सज़ा देना चाहती हो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। मयंक यह सब बड़ी मुश्किल से बोल रहा था क्योंकि उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। पीहू तो हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। जो लड़कियां उसके साथ में खड़ी थी उसमें से एक ने कहा, पीहू, ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है और ये है कौन? पीहू अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता। पीहू के मुंह से जैसे यह शब्द निकला कि वह उसे नहीं जानती। मयंक तो पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे तो लगा था कि पीहू उस पर चिल्लाएगी, भड़कते हुए गाली देगी, पर यहाँ तो उसने डायरेक्ट उसे पहचानने से इनकार कर दी, जो मयंक के लिए बहुत ही दर्द भरा पल था।
मयंक रोते हुए अपना कदम आगे बढ़ा रहा था कि पीहू डर के मारे अपना कदम पीछे ले रही थी कि उतने में वे दोनों लड़कियां पीहू का हाथ पकड़ मयंक को गुस्से में देखते हुए बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बगैर तुम्हारी हड्डियां तोड़े। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं वॉचमैन अंकल को बुलाकर लाती हूँ। जब लाठी से इनकी पिटाई करेंगे ना तब ये सुधरेंगे। ये लातों के भूत बातों से सुनने वाले नहीं। वह लड़की इतना बोल पीछे मुड़ी जैसे जाने को हुई कि उतने में महेश दौड़ते हुए उसके सामने आके खड़ा हो गया और अपना हाथ जोड़ माफ़ी मांगते बोला, सॉरी गर्ल्स, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ 5 मिनट का वक्त दो, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। महेश का इतना कहना कि वह लड़की उसी के तरफ देखने लगी और मयंक तो जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। वह लड़की बोली, कितने बेशर्म इंसान हो तुम दोनों, जरा भी शर्म नहीं है, दिन दहाड़े लड़की को छेड़ रहे हो। तुम्हें पता भी है अगर हमने गांव में जाकर बताया ना तो तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे और तुम्हारे शरीर को यहीं ज़मीन में दफना देंगे, कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। महेश बोला, ठीक है, मार देना, दफना देना, जो दिल में आए वह करना, पर मरने से पहले एक बार मेरी बात को सुन लो, प्लीज़ प्लीज़। महेश का इतना कहना कि वह लड़की दांत पीसते हुए बोली, बेशर्म कहीं के, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम। वह इतना बोल आगे जाने को अपनी कदम तेजी से बढ़ाई कि उतने में पीहू के साथ जो लड़की खड़ी थी वह बोली, रुक जा छवि। उस लड़की का इतना कहना कि छवि रुक गई और पीछे पलट के देख बोली, अनंता, तूने मुझे क्यों रोका? तेरा क्या दिमाग खराब है? ये लफंगे ऐसे नहीं सुधरेंगे, जब इनकी पीठ पर 4 लाठी पड़ेगा तब ये सुधरेंगे। छवि बहुत गुस्से में बोल रही थी पर वह लड़की उसे रोकते हुए बोली, हाँ मेरा दिमाग खराब है इसलिए तुझे रोक रही हूँ। अब सुन, पहले इन दोनों की बातें सुनते हैं। अनंता बहुत समझदार दिख रही थी और वह पीहू का हाथ पकड़ साइड में लेकर गई और उसके साथ महेश और मयंक वे दोनों भी उसके पास जाके रुक। लास्ट में छवि भी आई। अनंता अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई और अपनी तेज तर्रार आवाज़ में बोली, तो सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम दोनों? मयंक की नज़र तो पीहू से हटती ही नहीं थी और वहीं पीहू जब भी नज़र उठाकर मयंक की तरफ देखती तो वह उसे ही देख रहा था, तो पीहू अपनी नज़र नीचे झुका लेती। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मयंक तो कुछ भी बोलने की हालात में नहीं था। अगर उससे कोई बोलने के लिए भी कहता तो शायद वह ठीक तरह से बोल नहीं पाता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रो रहा था। वह अपनी बातें ठीक तरह से नहीं रख पाता। यही सोच महेश बोलना स्टार्ट किया। करीब उसे शॉर्टकट में बताने के लिए पूरे 20 मिनट लग गए और वहीं वे तीनों बहुत गौर से महेश की बातें सुन रही थी और महेश जिस तरह से बताते जा रहा था कि बातें सुन मयंक कंटिन्यू रो रहा था। महेश ने यही बताया कि यह दोनों छोटे थे तब से एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिसके कारण पीहू की फैमिली नाराज होकर यहाँ आ गई। महेश का इतना कहना कि पीहू उसे टोकते हुए बोली, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती हूँ और मैं कभी मुंबई गई भी नहीं। पीहू का इतना कहना कि अनंता और छवि भी दोनों भी बोलने लगी, हाँ ये तो कभी मुंबई गई नहीं और तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और ये तुमसे प्यार करती है, इसने तो कभी हमारे सामने तुम्हारा जिक्र नहीं की। इस वक्त यही बहस चालू था कि उतने में मयंक बोला, ठीक है, मान लिया कि तुम मुंबई कभी गई नहीं, तो यह बताओ तुम यहाँ कितने साल से रह रही हो?
मयंक का इतना कहना कि वे दोनों लड़कियां भी सोच में पड़ गई। आखिरकार उन्हें भी तो पता था कि पीहू का एडमिशन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, करीब 2 हफ्ते के ऊपर हो गए। इस कॉलेज में वह एकदम नई है और उसका इस कॉलेज में बहुत लेट एडमिशन हुआ है, तो क्या वह सचमुच मुंबई में थी? वह दोनों यही सोच रही थी कि पीहू बोली, तुम दोनों को तो पता है ना मैं अपने मामा के घर से आई हूँ। नहीं यकीन तो मेरे मम्मी पापा से पूछ लो। आखिरकार वे दोनों लड़कियां भी बहुत शरीफ थी और उन्होंने तुरंत पीहू पर यकीन कर लिया। और अनंता पीहू और छवि से उम्र में बड़ी थी और समझदार भी थी। वह तुरंत बोली, देखो भलाई इसी में है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना हमने कॉलेज के लड़कों को आवाज़ देकर बुलाया ना, तुम्हें तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी पिटाई सरेआम हो, इसलिए अभी भी भलाई है इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। अनंता की बातों से ही लग रहा था कि वह किसी टीचर की बेटी होगी। वह बहुत अच्छे से समझा रही थी। अगर बात पीहू की न होती तो वह दोनों उसकी बातें मानकर यहाँ से चले जाते, पर यहाँ तो मयंक के प्यार का सवाल था। भला मयंक पीहू को छोड़कर कैसे यहाँ से जा सकता है? मयंक पीहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह अपने प्यार के लिए भीख मांगने लगा। वह चाहता था कि पीहू उससे लड़ाई करे, झगड़ा करे, जो भी करे, पर वह तो डायरेक्ट उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। यह मयंक के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह तड़प तड़प के जी रहा था और आज उसे पीहू मिली भी तो उसे पहचानने से साफ इनकार कर रही है। ऐसा भी तो नहीं था कि कई साल कई बरस हो गए तो इतनी बदल गई। मयंक तो यही लग रहा था कि पीहू जानबूझकर ऐसा कर रही है। मयंक सुनने को तैयार नहीं था। वह कंटिन्यू पीहू के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रहा था, जो देख पीहू को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पीहू अनंता का हाथ पकड़ जाने को हुई। उसे यहाँ से बस निकलना था, क्योंकि उसे डर लगने लगा कहीं यह लड़का उसे हानि न पहुँचा दे। उसे मयंक गुंडा मवाली नजर आने लगा। पीहू अनंता आगे आगे जाने लगी कि उनके पीछे छवि भी चल दी। वे तीनों तेजी से चल रही थी, वहीं मयंक दौड़ते दौड़ते उनके पीछे आ रहा था। मयंक का इस तरह पीछा करता देख वे तीनों बहुत डर गई। छवि तो सबसे ज़्यादा डर गई और डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहीं जो आसपास के लोग थे वह रुककर पूछने लगे। पब्लिक प्लेस के वजह से तीनों रुक गई तो मयंक भी उनके सामने फिर से वही कहने लगा, पीहू मुझे तुमसे बात करना है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। महेश समझ गया कि यहाँ एक पल और रुकेंगे तो वे दोनों जरूर पब्लिक से मार खाएंगे, जिसके चलते महेश मयंक का हाथ पकड़ खींचकर थोड़ा साइड में ले गया, पर मयंक कहाँ सुनने को तैयार। उसका हाथ झटक रहा था, पर महेश अपनी पूरी ताकत लगाकर मयंक को वहाँ से दूर लेकर गया और वे तीनों वहाँ से तेजी से भागी। महेश ने मयंक का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ से काफ़ी दूर तक लेकर गया। मयंक महेश पर गुस्सा करते हुए बोला, प्लीज़ महेश मुझे छोड़, तू नहीं चाहता क्या मेरी पीहू मुझे मिले, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। मयंक के मुंह से एक ही शब्द बार बार बोले जा रहा था, जो देख महेश उसे छोड़ा और उसका कॉलर पकड़ के दांत पीसते हुए बोला, हाँ मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों मिलो, और कुछ? महेश के मुंह से इतना सुन मयंक का तो गुस्सा और भी बढ़ गया और वह अपने लाल आंखों से उसे घूर कर देखा और वहाँ से जाने लगा। उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि उतने में महेश फिर से उसके आगे जाकर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसे समझाते हुए बोला, तुझे पीहू चाहिए या उसे हमेशा हमेशा के लिए खोना चाहता है? अगर ऐसा है तो जा, अभी जाके उसे मना ले। तुझे अभी भी यही लग रहा है ये तेरी पीहू है, तो ये तेरी पीहू नहीं है। दिख रहा है ना वह किस तरह से तुझे चप्पल से मारने के लिए कह रही थी। हाँ, तो
तो उसे कहने दे, वह मुझसे गुस्सा है। सिर्फ उसने यही कहा ना कि मुझे चप्पल से मारूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने जो उसके साथ किया है उसके हिसाब से तो मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मयंक इतना बोल फफक के रोने लगा, क्योंकि उसकी पीहू मिलकर भी नहीं मिल पाई। महेश उसे हौसला देते हुए आगे बोला, तुझे तेरी पीहू चाहिए ना तो वह मिलकर रहेगी। अब यहाँ तक आ गया है तो खाली हाथ थोड़ी न जाएगा। महेश मयंक को बहुत अच्छे से समझाने लगा कि उसे क्या करना चाहिए जिससे पीहू उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे मिल जाए। मयंक भी उसकी बातों को अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि यह कोई मुंबई नहीं था, यह गांव था और गांव के लोग बगैर बातों को समझे मारपीट करने लगेंगे। उन्हें यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें समझ में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ पीहू, अनंता, छवि तीनों काफ़ी दूर आ गई थी और वह बार बार पलट के देख रही थी कि कहीं वे दोनों लड़के उनके पीछे आ तो नहीं रहे हैं ना। घर जाने से पहले वे तीनों एक जगह रुककर डिस्कशन करने लगी। छवि गुस्से में बोली, तुम दोनों ने बेवजह मुझे रोका, नहीं तो मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाती। छवि बहुत गुस्से में बोल रही थी, वहीं पीहू बहुत गहरी सोच में डूबी थी। तो अनंता कुछ सोच कर बोली, उस लड़के को देखा तो यही लगा कि वह सच बोल रहा हो, पर बात पीहू की आए तो यकीन नहीं हो रहा। पीहू अनंता को टोकते हुए बोली, पर मैं उस लड़के को सचमुच नहीं जानती हूँ, मैं तो उसे कभी देखी भी नहीं। पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल मेरे जैसी मिलती हो। पीहू का इतना कहना कि छवि बीच में टपकती हुई बोली, हाँ पीहू तू सही कह रही है, पक्का उसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल तेरी शक्ल से मिलती जुलती होगी, इसलिए तो वह आकर तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। उतने में अनंता कुछ सोचते हुए बोली, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी पीहू ही होगा, इतना थोड़ी ना मिलता जुलता हो सकता है। अनंता का इतना कहना कि पीहू और छवि दोनों सोचने लगी, ये भी तो सही कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों के नाम एक ही हो। पीहू तो तुरंत परेशान होने लगी और उसको परेशान होता देख अनंता और छवि दोनों उसे समझाते हुए बोली, पीहू तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी आँखों से देखा वह लड़का आकर किस तरह बदतमीज़ी कर रहा था। अगर वह कल वापस आया तो हम तुरंत कंप्लेन करेंगे, ठीक है। उनकी बातें सुन पीहू हाँ में सिर हिला दी रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बस गया था, क्योंकि उसे तो पता था कि आज तक किसी ने उसे इस तरह रोड पर छेड़छाड़ नहीं है, पर यह लड़का पता नहीं अचानक से कहाँ से आकर उसे परेशान करने लगा। तीनों वहाँ से जल्दी जल्दी से अपने अपने घर चली गई। पीहू भी जैसे अपने घर आई वैसे वह दहलीज पर अपने कदम रखी कि उसके पापा अंदर से उसे देख बोले, आज तुम्हें आने में लेट हो गया। पीहू के कान में जैसे ही आवाज़ गया कि वह तुरंत अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखी तो सचमुच उसे आज घर आने में लेट हो गया था और उसे अच्छे से पता था कि उसे आज क्यों लेट हुआ। वह तुरंत बताने जा रही थी कि उसे तुरंत अनंता और छवि की बातें याद आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कल वह लड़का फिर परेशान करेगा तो वह कंप्लेन करेगी, वरना अभी चुप ही रहे, खामखा गाँव में बदनामी हो जाएगा। यही सोच पीहू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा आज मुझे आने में लेट हो गया क्योंकि मेरा एडमिशन लेट हुआ है ना, तो मुझे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इतना बोल अपना बैग साइड में रखी और चेयर पर जाकर बैठ गए। क्यों इतने में उसकी मम्मी किचन में आवाज़ देकर लगाते हुए बोली, पीहू जल्दी से हाथ पैर धो ले, चल खाना खा लेते हैं, तेरा ही इंतज़ार कब से कर रही थी। आज के लिए इतना ही। डियर लिसनर प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।